आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है मौर्य काल। देखिए, हमने प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण जिसमें ईरानी और यूनानी आक्रमण, इनका अध्ययन कर लिया है। आज हमारा चैप्टर होगा मौर्य काल। तो दोस्तों, हम नए चैप्टर पे चर्चा करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम होगा मौर्य काल। मौर्य काल का अध्ययन भी हम कई बिंदुओं पर करेंगे, कई बिंदुओं के माध्यम से अलग अलग पार्टों के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। जैसे जानकारी के स्रोत, मौर्य काल की जानकारी के साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत में भी आपके बौद्ध साहित्य कौन सा है, जैन साहित्य कौन सा है, संगम साहित्य कौन सा है, विदेशी विवरण क्या है। इसी प्रकार साहित्यिक स्रोतों के अलावा हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आएगा, महास्थान सोहगरा ताम्रपत्र लेख आएंगे और सम्राट अशोक के अभिलेख। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जानकारी के स्रोत, और जानकारी के स्रोतों में सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में पहला जो बिंदु है आपका वो है मौर्य काल की जानकारी के स्रोत, मौर्य काल की जानकारी के स्रोत। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। जानकारी के स्रोतों में पहला बिंदु है आपका साहित्यिक स्रोत। तो वो कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जिसके माध्यम से या जिनके माध्यम से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन ग्रंथों के साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें मौर्य काल की जानकारी मिल रही है वो उसी काल से संबंधित हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी मौर्य काल से संबंधित जो भी साहित्यिक स्रोत है, जो भी ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में देखिए कौन कौन से हैं। जैसे नंबर 1, अर्थशास्त्र। और दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य, चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त। तो वो अलग से चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। चाणक्य, ठीक है। नंबर 2, मुद्रा राक्षस। नंबर 2, मुद्रा राक्षस। और इस मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त के द्वारा की गई। नंबर 3, देखिए अर्थशास्त्र जिसकी रचना किसने की? चाणक्य ने। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखदत्त ने। इसके पश्चात है राजतरंगिणी। पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? कल्हण के द्वारा की गई। राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा की गई? कल्हण के द्वारा। एक है आपका कथा सरित सागर, एक रचना है जिसका नाम क्या है? कथा सरित सागर। और इस कथा सरित सागर की रचना किसके द्वारा की गई? सोमदेव के द्वारा। कथा सरित सागर की रचना किसके द्वारा की गई? सोमदेव के द्वारा। एक है व्रत कथा मंजरी, व्रत कथा
मंजरी, व्रत कथा मंजरी, इसकी रचना क्षेमेंद्र के द्वारा की गई। व्रत कथा मंजरी की रचना किसके द्वारा की गई? क्षेमेंद्र के द्वारा। इसके पश्चात है महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, महाभाष्य, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई? पतंजलि के द्वारा। इसके पश्चात देखिए विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी थी, ध्यान रखना है आपको। श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी, श्रीधर स्वामी। तो ये कुछ साहित्यिक स्रोत हैं। अर्थशास्त्र, देखो यहाँ इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, केवल हम अर्थशास्त्र का अलग से अध्ययन करेंगे। जहाँ जिस पुस्तक के माध्यम से या जिस ग्रंथ के माध्यम से, जिस विद्वान के माध्यम से, जहाँ जो बात का हमें उल्लेख मिलेगा, यानी कहाँ इन्होंने क्या कहा है, वहाँ हम इनका अलग से अध्ययन करेंगे। टॉपिक के अनुसार चलता रहेगा, क्योंकि मौर्य काल के लगभग 6 से 7 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। लगभग 6 से 7 वीडियो कंप्लीट रूप से पढ़ा जाएगा, तो आप आराम से समझिए। पहले केवल सामान्य चर्चा पे बात कर रहे हैं अपन। इसके बाद साहित्यिक स्रोतों में ही यदि हम बात करें, साहित्यिक स्रोतों में ही यदि हम बात करें, जैन साहित्य, साहित्यिक स्रोतों की यदि हम बात करें तो जैन साहित्य कौन कौन सा है? देखिए, नंबर 1 कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। एक है आपका परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, जिसकी रचना हेमचंद्र के द्वारा की गई, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? हेमचंद्र के द्वारा। इसके पश्चात जैसे जैन साहित्य के बाद हम बात करें, यहाँ इसको बिंदु बना लेते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बौद्ध साहित्य, यानी ये जानकारी के साहित्यिक स्रोतों पे चर्चा कर रहे हैं अपन। बौद्ध साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? देखिए, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महाबोधि वंश, और अशोकावदान। ये बौद्ध साहित्य हैं जिनके माध्यम से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पश्चात यदि हम बात करें आपका संगम साहित्य, संगम साहित्य से संबंधित 2 ग्रंथ हैं, एहनानूर और मुरनानूर। एहनानूर और मुरनानूर, इनके माध्यम से भी हमें क्या जानकारी मिलती है वो आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। और एक आता है आपका विदेशी विवरण, एक है आपका विदेशी विवरण। देखिए, विदेशी विवरण में मैगस्थनीज महत्वपूर्ण है, इसका भी हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। मैगस्थनीज की इंडिका, एक है आपका प्लिनी,
एक है आपका प्लूटारक, एक है आपका स्ट्रेबो, एक है आपका स्ट्रेबो, एक है डियोडोरस, डियोडोरस, नंबर 6 जस्टिन, नंबर 6 जस्टिन, और नंबर 7 एक है एपियानस, एपियानस। तो ये साहित्यिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। तो इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या उल्लेख किया है, जहाँ ये उल्लेख करेंगे, जहाँ इनका वाक्य आएगा, वहाँ अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो एक बार ये सामान्य जानकारी है, साहित्यिक स्रोत है। इन साहित्यिक स्रोतों में हम सबसे पहले इन दो व्यक्तियों का अध्ययन करने वाले हैं, एक तो चाणक्य और एक है आपका मेगस्थनीज। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इनका अलग से अभी अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे, इसमें आपके अभिलेख आएंगे, अभिलेखों का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। लगभग अभिलेखों से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चाणक्य और चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य, कौटिल्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद हम बात करेंगे मेगस्थनीज और मेगस्थनीज की इंडिका। इन दोनों का अध्ययन करने के बाद हम मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कौटिल्य अथवा चाणक्य। कौटिल्य, देखिए दोस्तों, इनका जन्म तक्षशिला में हुआ। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महावंश से। बौद्ध ग्रंथ है महावंश, इनके अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ? तक्षशिला में। इसके पश्चात इनके पिता का नाम क्या था? चाणक्य। पिता का नाम क्या था? चाणक्य, इसीलिए चाणक्य कहलाए। चाणक्य कहलाए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इनका व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था। इनका व्यक्तिगत नाम क्या था? विष्णुगुप्त। व्यक्तिगत नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इसी प्रकार कुटल गोत्र था, इसलिए ये कौटिल्य कहलाई। इसलिए क्या कहलाए? कौटिल्य। तो 3 नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो इसे कितने नामों से जाना जाता है? मुख्यतः 3 नामों से जाना जाता है। तो 3 नाम कौन कौन से हो गए? एक तो है आपका विष्णुगुप्त, एक हो गया कौटिल्य, और एक इनका नाम आता है चाणक्य। तो इन 3 नामों से इन्हें जाना जाता है। इसके पश्चात देखिए, ये जो कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, भारत का मैकियावली कहा जाता है दोस्तों। एक तो इन्हें भारत का मैकियावली कहा जाता है। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है?
चाणक्य को। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? चाणक्य। तो दोस्तों ये देखिए कि मैकियावली कौन है। अब हम मैकियावली के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहीं एक छोटा सा बिंदु बना लेते हैं। मैकियावली ये फ्लोरेंस इटली का निवासी था। फ्लोरेंस नगर इटली का निवासी था। जो मैकियावली है, क्योंकि भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को। तो मैकियावली है कौन, इसके बारे में देखिए आप। मैकियावली फ्लोरेंस नगर इटली का निवासी था। इनकी रचनाएं देखिए, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। एक तो है द प्रिंस आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, डिस्कोर्स ऑन लिवी। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द प्रिंस। तो द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। और मैकियावली इसे आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। मैकियावली को क्या कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य। और भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। तो चाणक्य को भारत का मैकियावली कौन है? ये फ्लोरेंस नगर इटली का निवासी था। इनकी रचनाएं द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। और इस मैकियावली को क्या कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य। आधुनिक चाणक्य। मैकियावली ने कहा था एक राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। ये बिंदु भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, मैकियावली ने कहा था एक राजा में शेर व लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। एक राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। ये किसने कहा था? मैकियावली ने। तो क्लियर हो गया, मैकियावली, भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को। इसके पश्चात देखिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य का ग्रंथ है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? कौटिल्य के द्वारा। रचना कौटिल्य के द्वारा की गई। और ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का संबंध यहाँ धन से नहीं है, राजनीति और शासन कला से। इस अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति और प्रशासन। ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका संबंध केवल धन से है। इसका संबंध किससे है? राजनीति और प्रशासन से। इसके पश्चात देखिए ये चंपू शैली में लिखा गया। तो चंपू शैली का मतलब गद्य और पद्य में है। चंपू शैली का अर्थ क्या हुआ? गद्य और पद्य में है। इसी प्रकार श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र की
पांडुलिपि की खोज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पांडुलिपि की खोज, अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज किसके द्वारा की गई थी? सामशास्त्री के द्वारा। इसी प्रकार 1915 में इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद हुआ। प्रथम अंग्रेजी अनुवाद हुआ 1915 में अर्थशास्त्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद हुआ। और ये जो अर्थशास्त्र है इसके कितने भाग हैं? 15 भाग। 15 इसके क्या हैं? भाग, जिसे अधिकरण कहा जाता है। तो ये 15 अधिकरण, जिसे क्या कहा जाता है? भाग। 180 प्रकरण यानी उपभाग। 180 प्रकरण, 180 प्रकरण अर्थात उपभाग। और इसमें कुल 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में कुल कितने श्लोक हैं? 6000। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, आप शुरू से देखिए। हम कौटिल्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। महावंश के अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ? तक्षशिला में। इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए चाणक्य कहलाए। व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था। कुटल गोत्र था इनका, कौटिल्य कहलाए। 3 नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। इन्हें भारत का मैकियावली कहा जाता है। तो मैकियावली कौन है? मैकियावली फ्लोरेंस नगर इटली का निवासी था। मैकियावली की रचनाएं द प्रिंस, प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द प्रिंस। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्स ऑन लिवी। और इस मैकियावली को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। मैकियावली को आधुनिक चाणक्य और भारत का मैकियावली चाणक्य को कहा जाता है। मैकियावली ने कहा था कि एक राजा में शेर व लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। एक राजा में शेर व लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, यानी शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक हो। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। इसका संबंध किससे है? राजनीति और प्रशासन से, या शासन कला से। राजनीति या शासन कला से। ये चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली गद्य और पद्य में लिखा गया। सामशास्त्री ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज की। इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ? 1915 में। इसमें कुल कितने अधिकरण हैं? भाग हैं 15। कुल कितने प्रकरण हैं? 180 उपभाग। और कुल कितने श्लोक हैं? 6000। इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 6000। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो हम अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र देखिए, एक तो इस अर्थशास्त्र में, ये अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है। इसी प्रकार इसी से जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में कर की दर 1/6 भाग थी। इसी से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में कर की दर कितनी थी? 1/6 भाग। इसी प्रकार अर्थशास्त्र से हमें राजमार्गों की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से ही हमें राजमार्गों की जानकारी मिलती है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचर बताए। दो प्रकार के गुप्तचर बताए हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। एक तो है
संस्था और एक है संचारा। यदि भी गुप्त काल के गुप्तचर व्यवस्था के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। गुप्तचर बताए दो प्रकार के, तो एक तो संस्था, एक संचारा। संस्था एक स्थान पर रहकर सूचनाएं एकत्रित करना, और संचारा ये भ्रमणशील गुप्तचर थे। ये किस प्रकार के गुप्तचर थे? भ्रमणशील। तो मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण अर्थशास्त्र को कहा जाता है। इसमें मौर्य काल में कर की दर 1/6 भाग मिलती है, राजमार्गों की जानकारी मिलती है, दो प्रकार के गुप्तचर बताए गए हैं, और इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जानकारी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जानकारी मिलती है। देखिए राज्य के सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या है। नंबर 1, राजा अथवा स्वामी। नंबर 2, अमात्य। नंबर 3, जनपद या आपका राज्य क्षेत्र, जनपद अथवा राज्य क्षेत्र। नंबर 4, दुर्ग अथवा किला, दुर्ग अथवा किला। नंबर 5, कोष अथवा धन। नंबर 6, दंड, दंड अथवा सेना। और नंबर 7, मित्र। नंबर 7, मित्र। तो ये जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, इसकी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। तो अर्थशास्त्र को एक तो मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण, मौर्य काल में कर की दर का उल्लेख मिलता है, राजमार्गों की जानकारी, दो प्रकार के गुप्तचर, और राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें नंबर 1 राजा या स्वामी, नंबर 2 अमात्य, नंबर 3 जनपद या राज्य क्षेत्र, नंबर 4 दुर्ग या किला, नंबर 5 कोष या धन, नंबर 6 दंड या सेना, और नंबर 7 मित्र। तो दोस्तों ये था कौटिल्य के बारे में सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी। अभी हमें कहाँ क्या जानकारी देता है, कहाँ क्या उल्लेख मिलता है, उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं मेगास्थनीज और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। देखिए इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज और मेगास्थनीज की इंडिका। देखिए मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में पहले सामान्य चर्चा देखिए, सामान्य जानकारी। एक तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इस सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। उसके बाद संधि की जाती है, वो हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे। सामान्य से ध्यान रखना है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके पश्चात ये 304 BC से 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा, और ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। वो आगे हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करेंगे तो वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे, यहाँ केवल सामान्य है। देखिए इसके पश्चात इनकी रचना है
इंडिका। इनकी रचना क्या है? इंडिका। ये मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक इंडिका है, मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात देखिए 1846 में 1846 में स्वानबेग ने इंडिका का संकलन किया था। ध्यान रखना है, इंडिका का संकलन किसके द्वारा किया गया था? स्वानबेग के द्वारा 1846 में। इसी प्रकार 1891 में 1891 में मैकक्रिंडल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? स्वानबेग के द्वारा। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मैकक्रिंडल के द्वारा। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, जो इंडिका के अंश हैं वो कुछ विद्वानों की रचनाओं में मिलते हैं। तो इस इंडिका के अंश या इंडिका के अंश निम्न विद्वानों की रचनाओं में मिलते हैं। क्योंकि इंडिका अभी हमने बात की कि इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। तो कौन कौन से विद्वान हैं जिनके ग्रंथों के माध्यम से इनके अंश मिलते हैं? जैसे देखिए स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन, डियोडोरस, जस्टिन, प्लिनी। तो इन विद्वानों के ग्रंथों में या इनके माध्यम से हमें इंडिका के बारे में जानकारी मिलती है। और इस इंडिका का संकलन किसके द्वारा किया गया था? स्वानबेग के द्वारा। इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? स्वानबेग के द्वारा। अब मेगास्थनीज ने भारत के बारे में क्या विवरण किया है, क्या क्या वर्णन किया है, क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, उनके बारे में देख लीजिए। एक तो मेगास्थनीज ने भारत का आकार समचतुर्भुजाकार बताया है। भारत का आकार कैसा बताया? समचतुर्भुजाकार। मेगास्थनीज ने भारत का आकार कैसा बताया है? समचतुर्भुजाकार। इसी प्रकार इन्होंने सबसे पवित्र नदी गंगा को बताया है। इन्होंने सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी को बताया है? गंगा नदी को बताया। ये पाटलिपुत्र का वर्णन करता है, पाटलिपुत्र का वर्णन करता है। तो इसके बारे में हमें 5-7 लाइनें देखनी है। देखिए, पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन करता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन किया है। देखिए इसके वर्णन से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, इसे समझिए एक बार आप। पाटलिपुत्र को इसने कहा पोलीब्रोथा।
पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने क्या नाम दिया? पोलीब्रोथा। इसी प्रकार देखिए ये जो पाटलिपुत्र है गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित है, यानी इसका वर्णन कौन कर रहा है? मेगास्थनीज। ध्यान रखना है, इसका वर्णन कौन कर रहा है? मेगास्थनीज। इसी प्रकार इसे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर बताया। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर बताया। इसी प्रकार इसकी लंबाई 80 स्टेडिया। इसकी लंबाई कितनी बताई? 80 स्टेडिया अर्थात 16 किलोमीटर, अर्थात 16 किलोमीटर। और इसने पाटलिपुत्र नगर की चौड़ाई बताई है 15 स्टेडिया अर्थात 3 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 5 स्टेडिया हो गया। 80 स्टेडिया लंबाई है और 15 स्टेडिया चौड़ाई है। नगर के चारों ओर गहरी खाई, नगर के चारों ओर गहरी खाई थी। ये भी उल्लेख कौन कर रहा है? मेगास्थनीज कर रहा है। इसी प्रकार मेगास्थनीज के अनुसार इसमें 64 तोरण द्वार, 64 तोरण द्वार व 570 बुर्ज थे। ये सारा मेगास्थनीज का अध्ययन चल रहा है, ध्यान रखना है। 64 तोरण द्वार बताए हैं और 570 बुर्ज बताए हैं। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। इसके पश्चात देखिए वो यहाँ के नगर प्रशासन और सैनिक प्रशासन का वर्णन करता है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन व सैनिक प्रशासन का वर्णन करता है। जैसे हम बात करेंगे जो नगर प्रशासन है, यहाँ सामान्य चर्चा करें। नगर प्रशासन है, इसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है कि नगर का प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। प्रत्येक समिति में 6 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य, तो कुल 30 सदस्य होते थे। कुल कितने सदस्य होते थे? 30। ये हम आगे भी चर्चा करेंगे, आगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दोबारा समझ लीजिए, हम मेगास्थनीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 304 से 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। आगे चर्चा करेंगे इसकी। इनकी रचना है इंडिका, लेकिन इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। 1846 में स्वान बेग ने इसका संकलन किया। 1891 में मैक क्रिंडल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इंडिका के जो अंश हैं, इंडिका की जो बातें हमें इन निम्न विद्वानों की रचनाओं में मिलती हैं: स्ट्रेबो, प्लूटारक, एरियन, डियोडोरस, जस्टिन, प्लिनी। इसके पश्चात मेगास्थनीज ने भारत का आकार कैसा बताया? समचतुर्भुजाकार। सबसे पवित्र नदी किसे बताया? गंगा नदी को।
पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन करता है। ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन का वर्णन, पाटलिपुत्र के सैनिक प्रशासन का वर्णन किसके द्वारा किया गया? मेगास्थनीज के द्वारा। और इसने पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया? पोलिब्रोथा। पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित है। ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर मानता है। लंबाई 80 स्टेडिया, चौड़ाई 15 स्टेडिया। नगर के चारों ओर गहरी खाई थी। इसमें 64 तोरण द्वार, 570 बुर्ज थे। नगर प्रशासन में सैनिक प्रशासन का वर्णन करता है। ये जो नगर का प्रशासन 6 समितियां चलाती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और टोटल कितने सदस्य हो गए आपके? 30 सदस्य हो गए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो पाटलिपुत्र में लकड़ी का महल बना हुआ था जिसका उल्लेख स्पूनर करता है। स्पूनर महोदय, स्पूनर महोदय ने लकड़ी के महल का उल्लेख किया है। जो लकड़ी का महल बना हुआ था पाटलिपुत्र में, उसका उल्लेख किसने किया है? स्पूनर महोदय ने। आपको याद रखना है, ये अलग लाइन है। इसी प्रकार मेगास्थनीज के अनुसार देखिए, भारतीय लोग शिव व श्री कृष्ण हेराक्लीज, श्री कृष्ण को क्या कहा गया? हेराक्लीज की पूजा करते हैं। भारतीय लोग शिव व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, इसका उल्लेख भी करता है मेगास्थनीज। इसी प्रकार मेगास्थनीज ने कर की दर बताई है 1/4 भाग। कौटिल्य के अनुसार 1/6 और इसके अनुसार कितना है? 1/4 भाग। इसके पश्चात देखिए, इसने भारतीय समाज को सात भागों में विभाजित बताया है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है इनसे, कि 7 भागों में भारत का विभाजन है ही नहीं। अगर वर्णों की बात करें तो 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन ये 7 भागों में विभाजित बताता है। देखिए कौन कौन से भाग हैं, जैसे दार्शनिक। 7 भाग कौन कौन से बताए इन्होंने? दार्शनिक, गवाला या अहीर, गवाला या अहीर। नंबर 3 किसान। नंबर 4 कारीगर। नंबर 5 निरीक्षक। नंबर 6 सैनिक। और नंबर 7 सभासद। नंबर 7 सभासद। तो ये एक भ्रामक है, ये इनकी गलती मानी गई है कि इन्होंने भारतीय ये आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने भारतीय समाज का विभाजन 7 भागों में बताया, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेगास्थनीज। इसी प्रकार इसके अनुसार भारतीय लोग लेखन कला से अपरिचित थे। ये भी गलत बताया इन्होंने। इन्होंने कहा कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ते, ये भी गलत है। एक इन्होंने कहा कि भारत में दास प्रथा
नहीं है। जबकि हम बात करेंगे कौटिल्य 9 प्रकार के दास बताएगा। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए। तो ये 3-4 जो लाइनें हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जो विवरण है उसमें यहाँ सत्यता दिखाई नहीं पड़ती। तो एक तो समाज का विभाजन 7 भागों में बता दिया। एक इसने कहा कि भारतीय लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इन्होंने कहा कि भारत में कभी अकाल पड़ते नहीं हैं, ये भी गलत है। भारत में दास प्रथा नहीं थी, दास थे, लेकिन यूनान जैसा दासों के साथ यहाँ व्यवहार नहीं होता था, इसलिए इन्होंने सोचा कि यहाँ दास प्रथा नहीं है। जबकि कौटिल्य ने कितने प्रकार के दास बताए? 9 प्रकार के। और एक मेगास्थनीज ने कहा था भारतीय चींटियाँ स्वर्ण खनन करती हैं। भारतीय चींटियाँ स्वर्ण का खनन करती है। तो कुछ भ्रामक बातें भी बताई हैं मेगास्थनीज ने, लेकिन फिर भी मेगास्थनीज के माध्यम से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में साहित्यिक स्रोत का अध्ययन किया है और इसमें कंप्लीट रूप से 2 व्यक्तियों का, 2 प्रमुख विद्वानों के बारे में अध्ययन किया, कौटिल्य के बारे में और मेगास्थनीज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत, जिसमें प्रमुख जो अभिलेख हैं, प्रमुख शिलालेख हैं, प्रमुख स्तंभ लेख हैं और गुहा लेख हैं, उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप निरंतर अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।